मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे बीमा संबंधी दावे, इंश्योरेंस क्लेम। अब हम देखते हैं कि बीमा संबंधी दावा क्या है। तो बीमा संबंधी दावे में क्या होता है, दो पार्टियां होती हैं, एक इंश्योरेंस करने वाला और एक इंश्योरेंस करवाने वाला। तो बीमा अनुबंध एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी आग, बाढ़, भूकंप या अन्य किसी कारण से कोई हानि हुई है तो उस हानि की पूर्ति बीमित को करती है। और वर्तमान में व्यावसायिक जगत में व्यवसायी लाभ कमाने के साथ साथ अपने व्यावसायिक जोखिम को भी कम करना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने व्यवसाय का इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा करवाते हैं। और कोई भी बैंक या अन्य कोई वित्तीय संस्था भी ऋण उसे तभी देती है जबकि व्यवसायी अपनी संपत्तियों का पूरी तरह से इंश्योरेंस करवा लेता है। तो अग्नि या अन्य किसी दुर्घटना की दशा में व्यवसायी को हानि का आकलन करके बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करना होता है कि उसे कितना नुकसान हुआ है और फिर इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को पूरा करती है। तो यहाँ इस चैप्टर में जो हम गणना करेंगे तो उसमें हमें जो दावे की राशि की गणना है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले लेना है, पहला तो हम लेंगे लॉस ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक की हानि, फिर दूसरा है परिणामी हानि कॉन्सिक्वेंटल लॉस और तीसरा है व्यापक बीमा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। तो आज हम पहले करेंगे स्टॉक की हानि। तो अग्नि बीमा एक क्षतिपूर्ति का अनुबंध है और इसमें अगर आग लगने के कारण किसी व्यवसायिक को माल की हानि होती है तो उस हानि का दावा किस तरीके से निकाला जाएगा, दावे की राशि हम कैसे निकालेंगे। तो अगर अग्नि से हानि होने की स्थिति में क्षतिपूर्ति वास्तविक हानि तक ही इंश्योरेंस कंपनी करेगी, चाहे पॉलिसी उसने कितने की भी ले रखी हो। और अगर बीमित वस्तु के वास्तविक मूल्य से कम का करवाया गया है तो क्षतिपूर्ति की राशि को भी आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, जिसे कि औसत वाक्य कहा जाता है, एवरेज क्लॉज उसको कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि लॉस ऑफ स्टॉक की गणना हम कैसे करें। तो लॉस ऑफ स्टॉक की गणना करने के लिए 3 स्टेप में हमें गणना करनी है। पहला स्टेप है अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक एट द टाइम ऑफ फायर, यानी जिस दिन आग लगी है या जिस समय आग लगी है उस समय कितना स्टॉक उसके पास था। अब एक तो परिस्थिति हो सकती है कि वास्तविक मूल्य का निर्धारण, अगर व्यवसाय में स्टॉक संबंधी लेखे रखे गए हैं और वे लेखे आग से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं यानी आग में वो नष्ट नहीं हुए हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं कि कितना क्लोजिंग स्टॉक या जिस समय आग लगी उस समय तक उसके पास कितना स्टॉक था। तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आसानी से इसकी गणना हो जाती है। लेकिन आग समस्या ये होती है कि अगर प्रॉपर अकाउंट मेंटेन नहीं किए गए हैं या जो मेंटेन किए गए थे वो लेखे आग में नष्ट हो गए हैं, तो फिर किस तरीके से किया जाए। तो उस स्थिति में फिर अनुमानित मूल्य का निर्धारण करेंगे और अनुमानित मूल्य का निर्धारण करने के लिए हमें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अग्नि से तुरंत पूर्व के स्टॉक का अनुमानित मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। और ऐसे स्टॉक को बीमा योग्य राशि यानी इंश्योरेबल अमाउंट भी कहते हैं, यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग स्टॉक वो इंश्योरेबल अमाउंट होगा। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमें जो सूचना कहाँ से मिलेगी, तो जैसे सेल्स टैक्स रिटर्न भरा है या पूर्तिकर्ताओं से जो भी इनवॉइस मिले हैं उनसे हम ये सूचना एकत्र करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए लेखा वर्ष का प्रारंभिक स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक चाहिए हमें। फिर लेखा वर्ष के प्रारंभ से आग लगने की तिथि तक कितना माल खरीदा गया, कितना माल बेचा गया, कितना क्रय वापसी हुई, कितनी विक्रय वापसी हुई, कितना ड्राइंग्स यानी आहरण हुआ या माल कोई डोनेशन में दिया या सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी होगी। और लेखा वर्ष के आरंभ से आग लगने की तिथि तक की विक्रय और विक्रय वापसी की राशि भी निकालनी है। ये निकालने के बाद हम लेखा वर्ष के प्रारंभ से आग लगने की तिथि तक के निर्माण संबंधी जो भी खर्चे हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो लेने होंगे और पिछले 3 या 5 वर्षों के बिक्री पर सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स की एवरेज रेट हमें पता होनी चाहिए। तो इसका एक फॉर्मेट इन्होंने यहाँ दिया है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू द डेट ऑफ फायर, तो पर्टिकुलर्स में हम ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज
लेस रिटर्न एंड अदर यूज ऑफ गुड्स। वेजेस की इंफॉर्मेशन है तो टू वेजेस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स लेस रिटर्न एंड टू ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आ जाएगा। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो होगा बाय एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में जो बातें हमें ध्यान रखनी है बनाते समय, ये एक तो ये देखना है कि सकल लाभ की दर का औसत ज्ञात करना है। तो पिछले वर्षों की अगर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है तो ग्रॉस प्रॉफिट तो सेल्स पर निकालना है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, पिछले 3 या 5 वर्षों की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट दे रखी है तो हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। नेक्स्ट, सकल लाभ की औसत दर का लागत पर दिया जाना। अगर कई बार ग्रॉस प्रॉफिट की रेट कॉस्ट पर दे रखी है तो हमें पहले उसको सेल्स में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट लागत पर 25% है, तो 100 रुपये में लागत 100 रुपये है, 25% 25 रुपये और ऐड करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125 रुपये। तो 125 रुपये में लाभ कितना हो गया, 25 रुपये हो गया। तो विक्रय पर सेल्स पर जब हम रेट निकालेंगे वो हो जाएगी 25/125 इंटू 100, यानी 20% ऑन सेल्स आ जाएगा। फिर सकल लाभ की औसत दर का अगर नहीं दे रखी है तो हम उससे पहले का ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट को हम सेल से डिवाइड करके रेट निकाल लेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में नेक्स्ट होता है कि मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ असंबंधित मदें अगर दे रखी हैं तो उनका एडजस्टमेंट करना है। अब ये हो सकता है कि आग लगने के समय तक की मजदूरी दे रखी है और मजदूरी में कुछ वेजेज जैसी भी मजदूरी की राशि वो भी दे रखी है जो कि किसी मशीन के इंस्टॉलेशन पर खर्च की गई थी। तो ये इंस्टॉलेशन के जो मजदूरी दी गई, ये इंस्टॉलेशन की मजदूरी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आकर उस मशीन की कॉस्ट में ऐड होती है, इसलिए हम उसका एडजस्टमेंट कर देंगे। स्टॉक का वास्तविक मूल्य से, कई बार क्या होता है कि स्टॉक को वास्तविक मूल्य से कम या अधिक मूल्य पर उसको मूल्यांकित करके लिखाया जाता है। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि ओपनिंग स्टॉक को उसकी कॉस्ट से कम पर या क्लोजिंग स्टॉक को उसकी कॉस्ट से कम पर दिखा देते हैं। तो हमें यहाँ एक्चुअल लॉस निकालने के लिए उस स्टॉक के वास्तविक मूल्य का भी निर्धारण करना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, ये कंपनी अपनी पुस्तकों में स्टॉक लागत से 5% कम मूल्य पर प्रदर्शित करती है, तो पुस्तकों में प्रारंभिक व अंतिम स्टॉक का मूल्य क्रमशः 95,000 और 1,90,000 है। तो सकल लाभ की दर या क्षतिग्रस्त माल की गणना करते समय स्टॉक का हमें सही मूल्य निकालना होगा। तो ये 95 है, ये 95% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 95 इंटू 100/95 कर देंगे तो 1,00,000 रुपये इसका मूल्य आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000 का है, तो 1,90,000 ये भी 95% के ऊपर दिखाया हुआ है, तो 100/95 करेंगे तो 2,00,000 रुपये लिया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट भी करना है। फिर बात आती है कि कम बिक्री वाला स्टॉक। कई बार कम बिक्री वाला स्टॉक भी होता है जो कि पुअर लाइन ऑफ सेल्स कहलाता है, यानी कम बिकने वाला माल है तो पुअर लाइन ऑफ सेल्स, उस पर कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें जो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट निकालनी है उसके एडजस्टमेंट के लिए हमें सामान्य लाभ को प्रभावित अगर ये कर रहा है तो ऐसे लाभ हानि को हमें जब निकालेंगे तो इसको अलग से, यानी नॉर्मल आइटम का सेल अलग और एबनॉर्मल आइटम की सेल अलग निकालते हुए हमें उसकी गणना करनी है। सेकेंड स्टेप हम लेंगे स्टॉक की हानि। पहला स्टेप हमने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर अमाउंट ऑफ स्टॉक निकाल लिया ऑन डेट ऑफ फायर। अब दूसरे स्टेप में करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक यानी दुर्घटना के कारण कई बार क्या होता है कि कुछ माल सुरक्षित भी रह जाता है, कुछ माल ऐसा अंशतः नष्ट होता है जिसे सुधार कर आगे काम में लिया जा सकता है, तो ऐसे स्टॉक को बचाया गया स्टॉक कहा जाता है। अब संपूर्ण हानि का बीमा अगर इंश्योरेंस कंपनी ने किया है तो आंशिक रूप से नष्ट और जो बचाया हुआ माल है उस पर उस इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी व्यावहारिक रूप में उनको वापस नहीं लेती उस माल को, वो केवल उसका मूल्य निर्धारित करके जो दावे की राशि है उसमें से उतनी राशि को कम कर देती है। तो इसकी गणना करने के लिए हम लेंगे अग्नि के समय स्टॉक का मूल्य, यानी फर्स्ट स्टेप में हमने जो अमाउंट ऑफ स्टॉक निकाला वो आ जाएगा, उसमें से बचाया गया स्टॉक है उसके मूल्य को घटा देंगे तो लॉस ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक की हानि आ जाएगी। तीसरा स्टेप है अमाउंट ऑफ क्लेम, यानी दावे की राशि ज्ञात करते समय हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। तो पहले स्टेप में अगर इंश्योर्ड अमाउंट और इंश्योरेबल अमाउंट, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक पहले स्टेप में आया है उतने उससे अधिक का या उसके बराबर राशि का इंश्योरेंस करवाया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो जो लॉस ऑफ स्टॉक है उतना पूरा इंश्योरेंस कंपनी भुगतान करेगी। लेकिन यदि
पहले स्टेप में जो हमने क्लोजिंग स्टॉक निकाला है वो इंश्योरेबल अमाउंट कहलाता है, और जो इंश्योर्ड अमाउंट है जितने की पॉलिसी ली गई है वो कम है, पॉलिसी कम की ली गई है जबकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एवरेज क्लॉज लागू हो जाएगा और जो दावे की राशि है वो उतनी आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। तो दावे की राशि निकालने के लिए हम करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक की हानि इनटू बीमा पॉलिसी का मूल्य यानी अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन अग्नि के समय स्टॉक यानी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर या इंश्योरेबल अमाउंट। ये करते हुए हम इसकी गणना करेंगे। अब एग्जाम्पल है कि 12 मई 2017 को एक कागज़ के व्यापारी श्री रवि के भवन में आग लग गई। अधिकतर स्टॉक जल गया। बचाए गए स्टॉक की लागत 11,200 रुपये थी। इसके अतिरिक्त कुछ स्टॉक क्षतिग्रस्त स्थिति में बचा लिया गया, उसका मूल्य 10,400 तय हुआ। निम्नलिखित सूचना से श्री रवि द्वारा बीमा कंपनी को स्टॉक की हानि के संबंध में किए जाने वाले दावे की राशि ज्ञात कीजिए यदि पॉलिसी का मूल्य 17,000 रुपये है। हिज स्टॉक एट द क्लोज of the year ended 31st March 2017 was valued at rupees 83,500। यानी इससे पहले का जो क्लोजिंग ईयर था उसके एंड में इसका स्टॉक था 83,500, तो अभी ओपनिंग हो गया ये। फिर हिज परचेज फ्रॉम 1st April 2017 to 12th May 2017 अमाउंटेड 1,12,000 and his sales during the period 1,54,000। On the basis of past 3-year accounts, Mr. Ravi earned on an average a gross profit of 25% on sales। तो सब पहले स्टेप में हम यहाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे फ्रॉम 1st April 2017 टू 12th May 2017। इसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया 83,500, परचेज दे रखी 1,12,000 और सेल्स दे रखी 1,54,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन सेल्स। तो 1,54,000 का 25% निकालेंगे तो आ रहा है 38,500। तो यहाँ इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हो जाएगा वो 80,000 रुपये आ गया इसका क्लोजिंग स्टॉक। अब सेकेंड स्टेप में हम लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक यानी लॉस ऑफ स्टॉक का क्लेम कितना बन रहा है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 80,000 लेस स्टॉक सेवेज्ड 11,200, एग्रीड वैल्यू ऑफ डैमेज स्टॉक 10,400, ये हो गया 21,600। इसमें से 80,000 में से हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58,400, ये आ गया लॉस ऑफ स्टॉक। अब डेट ऑफ फायर को जो स्टॉक था वो 80,000 का है जबकि पॉलिसी 70,000 की ले रखी है, तो कम ले रखी है। तो यहाँ एवरेज क्लॉज यानी औसत वाक्य लागू हो जाएगा, और औसत वाक्य लागू जब होगा तो अमाउंट ऑफ क्लेम उसी के अनुपात में कम कर दिया जाएगा। तो अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे तो अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इंटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो 58,400 इंटू 70,000 अपॉन 80,000 करेंगे तो 51,100 का अमाउंट ऑफ क्लेम होगा, यानी एक्चुअल क्लेम ये बनेगा 51,100। तो ये है लॉस ऑफ स्टॉक का जो हम क्लेम निकालेंगे तो उनमें कौन कौन से चरण अपने को पूरे करने हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ये हम